T1 और T2 की यहाँ पर इनके रेशियो का साइड क्या है 3/5 यहाँ पे, और यहाँ 4/12 यहाँ पे 5/13। जरा बताना तीनों से क्या कोई भी इक्वल है? अगर तीनों इक्वल होते तब हम कहते हैं कि यस करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मींस रेशियो ऑफ करेस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, हेंस ट्रायंगल्स आर सिमिलर। बट यहाँ पर तीनों इक्वल नहीं है, इसलिए हम कहेंगे T1 इज नॉट सिमिलर टू T2 and this implies that T1, T2 does not belongs to R. Similarly जब हम T1 और T2 और T3 लेते हैं तो इनके भी रेशियो करेस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल नहीं आएंगे। सिमिलरली दिखा सकते हैं, सिमिलरली T2 T3 आप दिखा सकते हो, यह भी R में नहीं है। बट जब हम बात करते हैं T1, T3 की, बट T1, T3 की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या पाते हैं 3/6, यहाँ पे 4/8, यहाँ पे 5/10। इनको जब हम कैंसिल करते हैं बेटा तो सब के सब कितना देते हैं 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब 1/2 is equal to 1/2 is equal to 1/2। Since ratio of corresponding sides of triangle T1 and T3 are equal, this implies that T1 is similar to T3। और जैसे ही ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तुरंत T1 और T3 किसमें आ गए रिलेशन R में आ गए। क्लियर? तो इट मींस among all three triangles we get only one pair, that is T1 and T3, which are similar, hence in relation R T1 T3 will come. Okay, so now we are going to discuss the next question, that is the question number next question is question number 13, sorry 13C। बैटरी पावर ऑफ है पॉज किए कहाँ बताओ, बैटरी 20% पॉज नहीं की। See the question number 13 I have written here, capital set A is the set of all polygon। कैपिटल A क्या है? ऐसा सेट जिसमें जितने पॉलीगन, चाहे 3 साइड को, चाहे 4 साइड को, 5, चाहे जितने साइड को पॉलीगन हो, सब के सब इसमें। इससे मतलब हम कह सकते हैं इसमें ट्रायंगल से लेकर क्वाड्रिलेटरल जितने भी हैं सब, पेंटागन सब इसमें लाई करते हैं। ठीक है, अब रिलेशन R इसी सेट A पर बना है। रिलेशन R कर रहा है कि ऐसे दो पॉलीगन इसमें लाई करना है। P1 P2 पॉलीगन है, ऐसे दो पॉलीगन जिसके सेम नंबर ऑफ साइड्स हैं, जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है सेम है, वो इसमें आ रहा है। जैसे दो क्वाड्रिलेटरल आ सकते हैं, दो ट्रायंगल आ सकते हैं, दो पेंटागन आ सकते हैं। क्यों आ सकते हैं? क्योंकि उनके नंबर ऑफ साइड्स क्या है सेम है। हमें दिखाना है कि पहले तो ये प्रूव करो ये रिलेशन R क्या है, इक्विवेलेंस क्लास, इक्विवेलेंस रिलेशन है। ये तो बहुत इजी है, पहले पहला पार्टी देखते हैं। देखना लेट रिफ्लेक्सिव प्रूव करते हैं। लेट P1 बिलोंग्स टू कैपिटल A, या तो P ही ले लो, P बिलोंग्स टू कैपिटल A। P कोई पॉलीगन है, आर्बिट्रेरी पॉलीगन A ले लिया। क्लियर? तो बेटा एक चीज बताओ कि कोई भी पॉलीगन का नंबर ऑफ साइड उसी पॉलीगन के साथ इक्वल होगा कि नहीं? इसका मतलब फॉलो करेगा सिंस P एंड P हैव सेम नंबर ऑफ साइड। ये ट्रू है कि नहीं? दोनों पॉलीगन सेम है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स भी क्या होंगे सेम होंगे, मतलब ये इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है। दिस इंप्लाइज दैट बेटा दिस कामा दिस मींस P कामा P इज बिलोंग्स टू कैपिटल R। रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर? नाउ सिमेट्री की बात करते हैं। लेट P1 P2 बिलोंग्स टू R। P1 P2 R में होगा, इसका मतलब P1 और P2 के नंबर ऑफ साइड्स क्या हैं सेम है। दिस इंप्लाइज दैट P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। बेटा इसको दूसरे सेंटेंस में कह सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट P2 एंड P1 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। और जैसे ही इसको लिखा तो P2 पहला पॉलीगन कामा दूसरा पॉलीगन किसमें आ गया R में आ गया। क्लियर? तो सिमेट्री भी बहुत इजी हुआ। अब तीसरा बचता है ट्रांसटिविटी। ट्रांसटिविटी भी बहुत इजी है, लेकिन ट्रांसटिविटी कर रहा है। लेट P1 P2, दूसरा है P2 P3 बिलोंग्स टू कैपिटल R। P1 P2 बिलोंग्स टू कैपिटल R क्या इंप्लाई किया? P1 एंड P2 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। P1 और P2 नंबर ऑफ साइड्स क्या है सेम है। और P2 P3 भी है। P2 P3 बिलोंग्स टू R क्या इंप्लाई किया? यह इंप्लाई किया कि P2 और P3 में भी नंबर ऑफ साइड्स क्या है सेम है। अब इस दोनों सेंटेंस को जरा आप जॉइन करो, कंबाइन करो। यह कहता है कि P1 P2 में नंबर ऑफ साइड सेम है और P2 P3 में नंबर ऑफ साइड सेम है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि P1 एंड
P3 हैव सेम नंबर ऑफ साइड्स। भाई P1 और P2 नंबर ऑफ साइड सेम है, मतलब जो P1 में वही P2 में है और जो P2 में वही P3 में है, तो नंबर ऑफ साइड्स तीनों में तो सेम हुआ। हम कह सकते हैं P1 और P3 हैव द सेम नंबर ऑफ साइड्स। और इसके आगे कहें P1 पॉलीगन, दूसरा पॉलीगन यहाँ P3 किसमें आ गया, R में आ गया। इस तरह से पॉलीगन क्या है, ट्रांजिटिव है। फिर से रिलेशन आप समझना, रिलेशन आर में दो पॉलीगन ऐसे आ रहे हैं जिसमें नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सेम आ रहे हैं। क्लियर। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट इसमें कर रहा है कि व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए। ये क्या है, सेट ऑफ पॉलीगन ना, मतलब ऐसे कौन से पॉलीगन है, व्हाट इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन ए में ऐसे कौन से पॉलीगन है जो रिलेटेड है किससे, रिलेटेड टू राइट एंगल टी। टी मतलब ट्रायंगल, ऐसे कौन से पॉलीगन ए में है जो इस ट्रायंगल टी से रिलेट कर रहे हैं विद साइड 3 4 5। इस ट्रायंगल में एक ट्रायंगल दिया है जिसके साइड्स कितने हैं, 3 4 5। बेटा एक ट्रायंगल हमारे पास है, इसी ए से लिया गया है। अब कह रहा है कि इस ए में और कौन कौन एलिमेंट है जो इस ट्रायंगल 3 4 5 के साथ क्या कनेक्ट होंगे। अब बेटा रिलेशन कहता है कि वही दोनों पॉलीगन आएंगे जिनके नंबर ऑफ साइड्स क्या सेम है। इसका मतलब बेटा इस ए में और जितने ट्रायंगल होंगे वही तो इससे कनेक्ट होंगे, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, नंबर ऑफ साइड्स दैट इज द 3। एक्चुअली ये 3 4 5 आपको तो कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई रोल ही नहीं है यहाँ पर। आप सिंपली समझिए ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल क्या है, टी है। हमें जो कैपिटल ए से लिया गया, अब कैपिटल ए से हमें वे पॉलीगन लेने हैं जो इससे कनेक्ट हैं। अब यह बताओ पहले कि इससे कनेक्ट कौन होगा, कौन से पॉलीगन इस ट्रायंगल से कनेक्ट होंगे, वही तो पॉलीगन होंगे जिनमें भी नंबर ऑफ साइड्स क्या हो, 3। मतलब क्या, ट्रायंगल। हमारा आंसर क्या हुआ, द सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल must be related to this right angle triangle। इसका मतलब हमारा आंसर क्या होगा, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन कैपिटल सेट ए। क्लियर। सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीटेड। नाउ on question number 14। now see the question number 14। see the now question number 14। this is the L is the set of all lines in xy plane। कैपिटल L क्या है, इस xy प्लेन मान लो इसमें जितने लाइन लाई कर रहे हैं ऐसे वैसे वैसे सबका क्या कलेक्शन है। अब इस R में दो लाइंस ऐसे आ रहे हैं जो क्या है, पैरेलल। मतलब अगर दो लाइन पैरेलल हैं तो रिलेशन R में आएंगे। प्रूव करिए कि रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। उसके बाद सेकंड पार्ट, इक्विवेलेंस रिलेशन बहुत इजी है, आप वैसे भी कर सकते हो। देखो रिफ्लेक्सिव के लिए क्या दिखाएंगे, L1 R में आएगा। अब क्यों आएगा, सिंस वी नो दैट L1 is parallel to L1, हर लाइन अपने के पैरेलल होता है। दिस इंप्लाइज दैट L1 दूसरा भी L1 ही है, it belongs to R। रिफ्लेक्सिव हो गया। अब सिमेट्री के लिए, सिमेट्री भी बहुत इजी है। सिंस लेट L1 L2 ये किसमें है, R में है। जब ये R में है तो इंप्लाई क्या किया, L1 पैरेलल टू L2। और अगर L1 L2 के पैरेलल है तो हम कह सकते हैं L2 भी पैरेलल है किसके, L1 के। जब L2 L1 के पैरेलल तो L2 L1 किसमें आ गया, R में आ गया। सिमेट्री भी हुआ। इसी तरह आप ट्रांसलेटिव भी दिखा सकते हैं कि लेट L1 L2 और L2 L3 बिलोंग्स टू R। L1 L2 से रिलेटेड है, L2 L3 से रिलेटेड है, तो हम दिखाएंगे कि L1 इज रिलेटेड टू L3। जरा बताना कि अगर L1 L2 से रिलेटेड है इसका मतलब L1 is parallel to L2 and L2 L3 से रिलेटेड है, L2 is parallel to L3। जरा दोनों को कंबाइन करो बेटा, पहला लाइन दूसरे लाइन के पैरेलल, दूसरा लाइन तीसरे लाइन के पैरेलल, पहला लाइन थर्ड लाइन के पैरेलल होगा। दिस इंप्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L3 और दिस इंप्लाइज दैट L1 L3 मस्ट बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यार R के आगे इसका मतलब ट्रांसलेटिव होल्ड कर किया। अब हमें तीसरा दिखाना है, सेकंड पार्ट इक्विवेलेंस रिलेशन के बाद इसमें सेकंड पार्ट जो पूछा है वो यह कह रहा है कि फाइंड सेट ऑफ ऑल लाइंस। हमें उन सारे लाइनों का सेट फाइंड करना है जो इस लाइन से क्या है, कनेक्टेड है। मान लो यह लाइन क्या है, यह है एक लाइन है, यही है हमारा, सपोज कर लो y = 2x पर रफली फिगर है। मान लो यही लाइन है। क्लियर। अब हमें बेटा मान लो ये लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय y = 2x + 4। अब बेटा हमें उन लाइन का कलेक्शन फाइंड करना जो इससे रिलेटेड है। जरा बताना कि कौन कौन से लाइन इससे रिलेटेड होंगे जो इसके पैरेलल हो। मतलब ये ढेर सारे लाइन जो इसके पैरेलल से रिलेटेड होंगे।
क्लियर? इसका मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस। क्लियर? अब जरा इक्वेशन ऑफ दीज लाइंस, और ये लाइंस क्या पैरेलल है ना, इसका मतलब वी नीड टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दोज लाइंस which are parallel to y is equal to 3x plus 4, and like that how many lines are possible? Infinite line is possible which are parallel to y is equal to 3x plus 4। अब यहाँ से आपको क्लास 11 का एक कॉन्सेप्ट यूज करना है। हमने आपको क्लास 11 में पढ़ाया था कि the slope of all lines are, so the slope of all the parallel lines is always equal। यहाँ इक्वेशन दिया y is equal to 2x plus 4, जरा इसको स्टैंडर्ड फॉर्म लिखते हैं, y is equal to mx plus c। यहाँ m की वैल्यू कितनी आती है, कंपेयर करो, m की वैल्यू 2 और यहाँ पे c एक कांस्टेंट है। इसका मतलब बेटा जो स्लोप है वो स्लोप m क्या होता है, m क्या स्लोप ना, इसका मतलब इस इक्वेशन का स्लोप कितना है 2 है। तो बेटा हमें ऐसे पैरेलल लाइंस जो फाइंड करना उसका भी स्लोप क्या होगा 2 ही होगा ना। तो डिफरेंस क्या होगा, इसका मतलब यह जो बेटा जो कांस्टेंट है c, इसकी वैल्यू जब ये 4 यहाँ पर 4 किया, यही c जब हम बदलते जाएंगे तो हमें क्या मिलता जाएगा, पैरेलल लाइंस का इक्वेशन मिलता जाएगा। इट मींस द इक्वेशन द सेट ऑफ ऑल लाइंस व्हिच इज रिलेटेड टू लाइन y इक्वल टू 2x plus 4 इज, ये क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, y इक्वल टू mx plus c फॉर्म का होगा, जहां पर m की वैल्यू क्या है 2x plus c क्या कांस्टेंट है। आप c की वैल्यू बदलते जाओगे आपको ढेर सारे पैरेलल लाइंस मिलते जाएंगे। So now your question number 40 is going to be finished here. Now two more question is left. That is very easy, and within the 1 minute we are able to solve. Just see for 1 minute. Question number 15. So now question number 15 I have written. देखना बेटा एक सेट A दिया है, इस A पर एक रिलेशन डिफाइन किया जिसके एलिमेंट है 1 2 2 2 1 1 4 4 1 3 3 3 3 2। आपको चेक करना 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सिंपली हम चेक करते हैं, आरएसटी चेक करते हैं। जब बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की, रिफ्लेक्सिव क्या करता है, एलिमेंट ए के सारे डबलेट प्रेजेंट होने चाहिए। तो 1 का डबलेट 1 1 1 है, 2 का डबलेट 2 2 है, 3 का डबलेट 3 3 है, 4 का डबलेट 4 4 है। इसका मतलब ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव हो गया। क्लियर? अब सिमेट्री की बात करते हैं। सिमेट्री में एक एक एलिमेंट चेक करते हैं आर के और उनका मिरर इमेज, मतलब इंटरचेंज पोजीशन ऑफ द कोऑर्डिनेट्स। 1 2 चेक करो, 2 का मान कहीं है, ये देखो 2 का मान कहीं नहीं, इसका मतलब सिमेट्री नहीं है। क्लियर? सिंस 1 2 प्रेजेंट बट 2 नॉट प्रेजेंट, इसका मतलब नॉट सिमेट्री। रिफ्लेक्सिव था लेकिन सिमेट्री नहीं है। इसी तरह हम ट्रांसटिविटी की बात करते हैं। ट्रांसटिविटी हमने बताया, इसको आप क्या करो बेटा, सबसे पहले आइडेंटिटी एलिमेंट को एक साथ लिख दो, 1 1 2 2 3 3, ऐसे आपका प्रोसेस थोड़ा इजी हो जाएगा। 1 1 लिख लिया, 2 2 लिख लिया, 3 3 लिख लिया और 4 4। अब जो बचे उसको लिख डालो। फिर क्या बचा, 1 2 हो गया, उसके बाद क्या बचा 1 3, उसके बाद क्या बचा 3 2। ऐसे लिखने से थोड़ा सा इजी हो जाएगा। ठीक है? अब देखो जरा ट्रांसटिविटी चेक करते हैं। ट्रांसटिविटी चेक करने के लिए यहां से यहां तक हमें सोचना ही नहीं है, ये ट्रांसटिव है यहां। ठीक है? अब पहला एलिमेंट फिक्स किया 4 4। अब 4 4 सॉरी ये तो आइडेंटिटी है। पहला एलिमेंट फिक्स किया 1 2। अब 1 2 के साथ आप वह ऑर्डर्ड पेयर लो, 1 2 के साथ वह ऑर्डर्ड पेयर लो जो 2 से स्टार्ट होता है। तो 2 से स्टार्ट ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, इधर को स्टार्ट हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इसको आप चेक करने की जरूरत नहीं है, इधर चेक करने की जरूरत नहीं, इसको इंक्लूड करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप इंक्लूड कर भी रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पांचों चीजें मिलेगी। देखो 2 2 लेफ्ट 1 2 मिलर जो ऑलरेडी इसमें प्रेजेंट है, 1 2 एक प्रेजेंट है इसमें। ठीक है? तो इसका मतलब यहां तक भी हमारा ट्रांजिटिव है। अब 1 3 लो, 1 3 जब हम लेते हैं तो 3 से रिलेटेड होने वाला केवल यही है, बाकी नहीं है, इसको लेने की जरूरत नहीं है, आइडेंटिटी है। 1 3 को जब लेते हो आपको 3 2 मिलता है, तो इसको जब गायब करते तो आपको क्या मिलता है 1 2। 1 2 ऑलरेडी इसमें है, इसका मतलब यहाँ पर ये ट्रांसटिविटी बता रहा है। अब एक और बचा 3 2। अब 3 2 को स्टार्ट होने वाला देखना, 3 2 के साथ अब हमें सारे एलिमेंट लेने हैं एक्सेप्ट आइडेंटिटी। तो इसको यहाँ आइडेंटिटी यहाँ तक है, इसको लेने की जरूरत नहीं है। अब पहले इसको ले लें, लेकिन इसको नहीं ले सकते क्योंकि ये 1 से स्टार्ट है। आप इसको 1 3 से इसको भी नहीं ले सकते, इसका मतलब 3 2 के साथ किसी को नहीं ले सकते, इसका मतलब ये ट्रांजिटिव शो कर रहा है। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ, आर हुआ, डी हुआ, लेकिन यस डैश। तो आर डी एस रिफ्लेक्सिव
एंड ट्रांस टू बट नॉट सिमेट्रिक, तो आई थिंक आपका सेकंड ऑप्शन सही है। इसी तरह बेटा एक लाइन जब देख लो, एक और पार्ट, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 करा है आर नेचुरल नंबर पे एक रिलेशन दिया है, आर इक्वल टू ए कामा बी सच दैट ए इक्वल टू बी माइनस 2 कॉमा इट इज रिटेन बी ग्रेटर देन 6, बी की वैल्यू 6 से बड़ी है, चूज द करेक्ट ऑप्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब आर में तो सिंपली हम क्या कर रहे हैं, इस आर को क्या कर रहे हैं, जो सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, जो आपका ऑप्शन मिला है उसमें मिला लीजिएगा, ठीक है। जरा देखना, आर एक रिलेशन है जो कैपिटल सेट एन मतलब नेचुरल नंबर पे डिफाइंड है, लेकिन यहाँ बी को बाउंड किया है कि बी की वैल्यू 6 से बड़ी होनी चाहिए, 6 से छोटी नहीं होगी, क्लियर। ए की वैल्यू आप सारा नेचुरल नंबर कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो ए इक्वल टू बी माइनस 3 को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, ए की वैल्यू हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम ए को लिख सकते हैं बी माइनस 3। अब देखना, या तो आप इस फॉर्म में लिख डालो ना, b इक्वल टू a प्लस 2, इसी को लिख सकते हैं b इक्वल टू a प्लस 2, क्लियर। अब देखना a की वैल्यू 1 से स्टार्ट करते हैं, पुट करना, a की वैल्यू 1 तो b की वैल्यू 1 2 3, लेकिन b की वैल्यू 3 पॉसिबल नहीं, क्लियर। तो a की वैल्यू 1 नहीं होगा, इसी तरह 2 भी नहीं होगा, 3 भी नहीं होगा, 4 लेते हैं तो a की वैल्यू 4 हम ले सकते हैं, a की वैल्यू 4 तो b की वैल्यू 4 to 6, क्या 4 6 पॉसिबल है, b तो 6 से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब 4 भी नहीं ले सकते हैं, तो क्या लेंगे, डेफिनेटली 5 लेंगे, 5 लेंगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, 5 + 2 7, क्लियर। नेक्स्ट a की वैल्यू 5 के बाद 6 लेंगे तो यह क्या होगा, 6 + 2 8, इसी तरह 5 7 5 6 के बाद 7 दो ऐड करते जाइए, 9 फिर 8 के साथ क्या आएगा 11 डॉट 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 ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, ठीक है। अब आप ऑप्शन मिला लीजिए, पहला ऑप्शन कहता है 2, 4 बिलोंग्स टू आर, 2, 4 बिलोंग्स टू आर, यह तो गलत है क्योंकि b की वैल्यू यहाँ पर 4 दी है, अब b की वैल्यू हमेशा 6 से बड़ी है, नहीं होगा। दूसरा दिया 3, 8, जब a की वैल्यू 3 है, जब b की वैल्यू 8 है, a की वैल्यू 6 आ रही है, तो 3 नहीं हो सकता, ये भी गलत है। तीसरा दिया है 6, 8, यही ऑप्शन आपका करेक्ट है। और चौथा है 8, 7, ये तो 8, 7 ये तो गलत ही नहीं, क्योंकि जब a की वैल्यू 8 है तो b की वैल्यू 11 आ रही है, तो ये भी गलत है। आपका सही कौन सा होगा, यही थर्ड ऑप्शन 6, 8 बिलोंग्स टू R, clear. So now guys, your exercise 1.1 is going to be finished here, and I hope you have got each and every concept of it, different kinds of the question, clear. A lot of thanks to see the video, thank you.